हाय स्टूडेंट्स, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब अब तक हमने पढ़ा कि बॉडी के अंदर जो डिफरेंट गैसेस हैं वो किस तरीके से एंट्री कर रही हैं और डिफरेंट गैसेस एंट्री करने के बाद किस तरीके से फंक्शंस और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं, अब वो हमें आगे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका इस क्लास का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, तो समझेंगे। जब आप बात करते हैं आपके डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड की, डिफरेंट गैसेस की, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ये डिफरेंट गैसेस आपकी बॉडी में किस तरीके से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव कर पाती हैं, यही फिनोमेना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे, जैसे मैं बात करूं आपसे कि भाई आप जब भी किसी भी गैसेस का एक्सचेंज परफॉर्म करवा रहे हो तो उसमें मूवमेंट चाहिए हमें। मूवमेंट का क्या मतलब है कि भाई किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है, और दूसरे पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे एल्विलाई से टिश्यू तक कैसे पहुंची। मतलब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। कौन कौन से दो क्वेश्चंस हैं? सबसे पहले ऑक्सीजन का हमारे एटमॉस्फेयर से टिश्यू तक पहुंचना। दूसरा मैंने क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू से वापस से कहां तक पहुंच जाना, एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाना। और यही जो एटमॉस्फेयर तक पहुंचने का काम आप कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर तक पहुंचने का काम आपका कौन कर मतलब किस फिनोमेना के थ्रू पढ़ा जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू पढ़ा जाता है। अब समझिएगा, मूवमेंट जो हो रहा है हमेशा, वो मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? मूवमेंट होता है अलोंग द प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि मूवमेंट करवा रहे हो आप पार्टिकल्स का फ्रॉम द हायर प्रेशर एरिया टू द लोअर प्रेशर एरिया। मतलब मैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो बोल रही हूँ, इट मीन्स प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करना। या फिर मैं बात करूं कि गैसेस की कंसंट्रेशन ज्यादा से कम की तरफ मूव होंगी। अब हमारे पास क्या है, मैंने एक छोटा सा एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूं। ये है मेरे पास एल्विलाई, ये है मेरे पास एल्विलाई। एक चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो हमारे एल्विलाइज है दे आर रिचली सप्लाइड विद द सर्फेक्टेंट्स। मतलब इनकी जो वॉल्स हैं इसके ऊपर आपकी प्रेजेंस होती है सर्फेक्टेंट्स की, जो कि क्या करते हैं, इस एल्विलाई के स्ट्रक्चर को एज इट इज बना के रखने का काम करते हैं। एज इट इज बना के रखने का काम का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके का जो एक्सचेंज है वो इसके मतलब जो कोलैप्सिंग है वो इसके अंदर ना हो। तो ये है आपका एल्विलाई। एल्विलाई से कनेक्टेड मैं पार्ट बना रही हूं आपका ब्लड वेसल्स। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमें यही पढ़ना है। ये आपका क्या है? ब्लड वेसल्स। ये लगातार आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं ये मूव, मतलब इनके अंदर जो फ्लूइड है ये कंटिन्यूस आपका फ्लो करता रहता है। तो ये जो फ्लोइंग हो रही है, ये फ्लोइंग कैसे, कहाँ और कब परफॉर्म की जाती है, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वी हैव आवर टिश्यू। ये मेरे पास क्या है? टिश्यू। ये क्या है आपका? एल्विलाई। ये क्या है आपका? प्रोसेस समझिएगा, बहुत ही प्यारा प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है भाई? आप मूवमेंट करवा रहे हो गैसेस का अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ग्रेडियंट, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा किसी भी पार्टिकल का, मतलब कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेट होगा और उसके बाद हम मूवमेंट करवा देंगे। अब देखें, मैं यहाँ पर एक टेबल बना रही हूँ जो कि प्रेशर ग्रेडियंट सेट करता है, किसका? ऑक्सीजन का, और दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, जब आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर ग्रेडियंट को सेट करने की बात करते हो तो मैं आपको यहाँ पर कितने ब्लॉक्स बनाऊंगी? टोटल 5 ब्लॉक्स बनाऊंगी। ये जो 5 ब्लॉक्स बनेंगे ये देखिए क्या क्या होता है। ये है आपका O2, यहाँ मैं दूसरी जगह लिख रही हूँ आपका कार्बन डाइऑक्साइड, O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। टोटल मुझे कितने ब्लॉक्स बनाने हैं यहाँ पर? 5। किस रीजन में आप कितना प्रेशर रखते हो, क्योंकि यही प्रेशर बताएगा
कि आपका जो मूवमेंट हुआ वो कहां से कहां हुआ। सबसे पहला आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। दूसरा ब्लॉक मैं बात कर रही हूं एल्विलाई का। दूसरा मैंने किसकी बात किया, एल्विलाई का। थर्ड मैं बात कर रही हूं ब्लड, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। फोर्थ मैं बात कर रही हूं अगेन ब्लड, जो कि ऑक्सीजनेटेड है, यस। और फिफ्थ है आपका टिश्यू। देखें जरा, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर था बाहर, इस डायग्राम के थ्रू इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर था, यह है बाहर की बात। फिर हम एल्विलाई में आए, एल्विलाई में कितना प्रेशर होगा। फिर जब हम यहां से बढ़े तो ये मैं आपको दो डिवीजन दे देती हूं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। दोनों पार्ट्स के अंदर एक ब्लड वेसल ये है, एक ब्लड वेसल ये है। इन दोनों ब्लड वेसल में डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, ये ब्लड वेसल कंटेन करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ब्लड वेसल कंटेन करती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ, एल्विलाई की बात करी तो ये अंदर का रीजन, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस इज योर टिश्यू। ये लास्ट पार्ट आपका क्या है, टिश्यू है। मैं एक साथ पूरा चार्ट फिल कर रही हूं, फिर आपको प्रेशर ग्रेडियंट के अलाउंग कैसे कैसे मूवमेंट होगा आप ये खुद समझते चलेंगे। देखें तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑक्सीजन का होता है आपका 159 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3। ये तो हम जानते ही हैं, बहुत ही कॉमन चीज है। जो प्रेशर की बात की जा रही है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा है। टोटल अगर मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक आपका जो टोटल हमारी गैसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं बता देती हूँ। N2 होती है हमारे पास लगभग 70%, O2 होती है हमारे पास लगभग 21%। O2 हमारे पास कितनी है, 21%, ओके 78%, सॉरी। CO2 है हमारे पास 0.03% और बाकी की अदर गैसेस। यहां पर आप देख सकते हैं N2, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो ये एक इनर्ट फॉर्म हो गया। कैसा फॉर्म हो गया, एक इनर्ट फॉर्म हो गया। जब इनर्ट फॉर्म की आप बात कर रहे हो तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा मैं बात कर रही हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी हो गई और अगर हम बात करते हैं तो यूजेबल फॉर्म भी है। क्लियर। तीसरी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के बाइंड होने की, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बाइंडिंग आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन को इफेक्ट कर देती है। कैसे इफेक्ट कर देती है वो हम डिटेल में समझेंगे भाई, कि जो O2 है वो O2 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे बहुत कम, दैट इज ओनली 0.03%। तो इतना कम वॉल्यूम होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर के अंदर आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपीट कर जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो सबसे पहले हमने बात करी एटमॉस्फेयर की, तो यूजुअल सी एक लॉजिकल सी बात है कि 159% जो आपको दिख रही है, ये 159 आपका क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया प्रेशर। इसके बाद हम एल्विलाई में जब एंट्री किए तो एल्विलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर है 104 और कार्बन डाइऑक्साइड का है ओनली 40। क्योंकि हम भाई आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़वाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के अंदर चेंज लाना पड़ेगा। फिर हम ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो 40 होता है ब्लड ऑक्सीजन का और 45 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस इज द ओनली रीजन जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है। एक रीजन हम आगे और पढ़ेंगे जो कि आपका टिश्यू है। ठीक है, जब हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड में गए तो 95 होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर और दूसरा हम बात करें तो 40 होता है अगेन किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। मुझे ऑक्सीजनेटेड पहले लिख देना था ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका 40 और 45।
चेंज कर लीजिए, मैंने लर्निंग के बेसिस पे बना दिया है 40 45 40 45, तो ये लर्न करना इजी हो जाता है। फिर हम बोलते हैं 104 95, फिर आपका 104 40 95 एंड देन योर 40। तो लर्निंग के बेसिस पे मैंने डीऑक्सीजनेटेड पहले लिख दिया। अगर मैं इसको बाद में लिख देती तो आप लगातार कम होते हुए देख लेते कि किस तरीके से ऑक्सीजन की क्वांटिटी आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है। ओके, तो देखें ये जो मैं ब्लैक कलर से यहां पर डॉट बना रही हूं, ये इंडिकेट, गोल गोल जो डॉट मैं दिखा रही हूं ये इंडिकेट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप समझ जाइए कि ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से वो हम समझेंगे अभी। तो ये वाला जो पार्ट, ये जो पूरा ब्लड वेसल दिख रहा है, ये मैं डॉट से दिखाऊंगी आपको। ये जो डॉट्स हैं आपके, ये डॉट्स आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीजन, मतलब हमने इंडिकेशन दिया है। क्लियर? तो मैं यहां मार्क भी कर देती हूं, दिस इज इंडिकेटिंग फॉर द CO2 एंड दिस इज इंडिकेटिंग फॉर द O2। ओके, सो कम, क्लियर रहना चाहिए आपको। देखिए, अब हम एक्सचेंजिंग जब करवाना शुरू करते हैं तो जितना मूवमेंट होगा वो होगा अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हमारे एल्विलाई में जब एटमॉस्फेयर से कोई भी गैस आएगी तो इट वुड डेफिनेटली बी अ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। जब ऑक्सीजन इसमें एंटर करी तो ऑक्सीजन के एंटर करने पे एल्विलाई के अंदर आपका किसका प्रेजेंस ज्यादा है, तो O2 का प्रेजेंस ज्यादा है। क्लियर? जब हमने O2 की प्रेजेंस की बात करी तो O2 है यहां पर 104 और कार्बन डाइऑक्साइड है यहां पे 40, CO2 और O2। ओके, मैं यहां पर बढ़ने से पहले मैं पिछली बात करती हूं। क्यों करूंगी ये आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे आपको डॉट्स जो दिख रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के दिख रहे हैं, और ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आपका, 45, और पार्शियल मतलब जो प्रेशर आपका ब्लड का है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है वो कितना है, 40। मतलब जो ऑक्सीजन है वो है 40 और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना है, 45, दैट इज 45। अब ये जो 45 और 40 है, अब आप इसको कंपेयर कीजिए। ऑक्सीजन जा रहा है इसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है इसके साथ। यहां पर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और O2 कम। मैं दो रीजन्स बात कर रही हूं, एक तो मैं इस रीजन की बात कर रही हूं, एक मैं इस रीजन की बात कर रही हूं। इस जगह पे O2 ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, O2 कम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम मूवमेंट करवा देते हैं गैसेस का फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर। तो भाई ऑब्वियसली वहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन यहां मूव कर जाएगी, यहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाएगी। तो ऑक्सीजन गई अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई बाहर। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई तो ये जो ब्लड आगे बढ़ा, अब इसके अंदर क्या रिच हो गई, आपकी ऑक्सीजन। ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। बहुत ही इजीली मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, कोई टफनेस यहां पर नहीं है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल में हमें समझना नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद कर रखना है। मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल गैसेस का या फिर O2 का और CO2 का अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। जिसमें हमने क्या बोला, जिसमें हमने बोला सबसे पहले O2 जो है वो 104 है और मैं बात कर रही हूं CO2 की तो 40। O2 ज्यादा, CO2 कम, CO2 ज्यादा, O2 कम। मूवमेंट हुआ हायर से लोअर की तरफ। यहां CO2 ज्यादा है तो ये वहां से एल्विलाई की तरफ मूव करेगी, कहां से, ब्लड वेसल से। और यहां पर O2 ज्यादा है एल्विलाई के अंदर, CO2 कम है तो ये मूव कर जाएगी आपकी एल्विलाई से कहां पर, ब्लड वेसल के अंदर। जब ब्लड वेसल से हम आगे बढ़े तो ब्लड वेसल से आगे बढ़ने पे अब हमारे इस ब्लड के अंदर किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, ऑक्सीजन की। जहां पर जस्ट सडन चेंज देखें, अब CO2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी हो गई, 40, और हम बात करते हैं आपकी O2 की तो कितनी हो गई, 95। फिर से इस प्रेशर को देखें, CO2 कम और O2 ज्यादा। ब्लड का जस्ट चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एल्विलाई ने अभी के अभी ही इसके अंदर जो है आपका क्या कर दिया है, गैसेस को चेंज कर दिया है। CO2 ज्यादा होने की वजह से बाहर निकल गई और O2 यहां ज्यादा होने की वजह से अंदर आ गई। तो ये जो ब्लड आगे बढ़ा अब ये कॉन्स्टिट्यूशन रख रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है कम एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 95 है और आपकी जो CO2 है वो कितनी है,
40 है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटिन्यूअस मूव करता जा रहा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करा, करते करते इट रीचेस टू द टिश्यू। ये कहां तक पहुंचा? टिश्यू तक पहुंचा। अब देखें टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड और O2 कितना कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड है आपका 40 और O2 है आपका 45। अब यहाँ पे जो मूवमेंट होगा, हालांकि प्रेशर मतलब जो आपका ग्रेडियंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मतलब जो आपका ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। उसका रीजन समझेंगे हम आगे, पर उससे पहले समझ लीजिए टिश्यू में ऐसा क्या हुआ, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो रेस्पिरेशन भाई C6H12O6 जो हमारे पास प्रेजेंट था, यहाँ पर टिश्यू में आने पे इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करवाना है, और इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करवा के मुझे क्या दे देना है? 6CO2 + H2O। ये रिएक्शन रन करवानी है, जिसने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवा दी। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलवा दी। ये 6 है, कंफ्यूजन ना हो दोबारा बना देती हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकली, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन जो अभी 40 थी, सॉरी जो O2 की कंसेंट्रेशन अभी 95 थी, वो कितनी हो गई? कितनी रह गई कम होके? 45। CO2 अब हमारी कितनी है? 40। मतलब जो क्वांटिटी है वो क्या हो चुकी है? टिश्यू में 45 होती है, सॉरी टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और जब टिश्यू में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो अब ये मूव कर जाएगी आगे, कहां पे? सेम फिनोमेना को परफॉर्म करने के लिए जो हमने रन किया। अब देखें यहां पे मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई कि जो मूवमेंट हुआ यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों निकाली, मतलब ऑक्सीजन कैसे यूटिलाइज हुई और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकाली, ये भी इसी ट्रैक का बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। अब इस ट्रैक का कैसे इंपॉर्टेंट पाथवे समझेंगे। मैंने बोला एक नया ही हेडिंग समझ लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। किसकी बात कर रही हूं मैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रही हूं। मतलब अभी तो हमने एक्सचेंज पढ़ा कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आगे बढ़ी और जो आपकी कौन है ऑक्सीजन है वो पीछे रह गई, ऑक्सीजन आगे बढ़ी और कार्बन डाइऑक्साइड पीछे रह गई। ये हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब है कि ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, मतलब आप लगातार चेंजिंग करवा रहे हो। कैसा चेंजिंग करवा रहे हो कि भाई ऑक्सीजन का जो चेंज हो रहा है वो ऑक्सीजन चेंज करके किसी भी सिस्टम को आगे पीछे कर देता है, और यही जो सिस्टम आगे पीछे हो रहा है ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की वजह से। मतलब ये जो पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एक्सचेंज करवाए जा रहे हैं, ये पार्टिकल लगातार कंटिन्यूअस एक्सचेंज करवाए जाते हैं आपके इन मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कि ब्लड के अंदर फॉर्म होते हैं। अब वो कैसे होते हैं समझिएगा। मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जब मैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करती हूं तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म में। सबसे पहला हमारे आरबीसी के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत पार्ट, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो सिंपल आपके प्लाज्मा के अंदर। लगभग 97% ऑफ O2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है। मैं क्या बोल रही हूं फिर से समझेंगे। मैंने बोला आरबीसी जो यहां पर प्रेजेंट है वो आरबीसी लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। किसकी फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और 97 के बाद बचा 3% जो है वो सिंपल डिसॉल्व्ड प्लाज्मा में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या चीज है भाई, तो समझेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आरबीसी के स्ट्रक्चर की, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। बीच में होती है हीमोग्लोबिन और इसके चारों ओर अटैच्ड रहते हैं आपके 4 पोरफायरिन रिंग ऑफ आयरन। पोरफायरिन रिंग्स कहा जाता है, जो कि किससे मिलकर बनी है? आयरन की बनी है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूं कि इस हीमोग्लोबिन के टोटल कितने आर्म्स हैं? 4 आर्म्स हैं, 4 हाथ हैं, जिसमें एक हाथ में एक बार में एक O2 के मॉलिक्यूल को ये होल्ड कर लेता है। तो टोटल एक साथ कितने मॉलिक्यूल O2 के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? 4 मॉलिक्यूल O2 के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। यही मॉलिक्यूल आपका क्या कहलाता है?
ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ओके, और लगभग 97% ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। अब जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रही हूं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट आपका क्या करता है? ये बेसिकली 3 फॉर्म में होता है। लगभग 20 से 25% होता है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, या फिर सिंपल में बोलूं आरबीसी की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। दूसरा मैं बात कर रही हूं लगभग 70% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये मूव करता है आपका किसकी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, जो कि क्या है? HCO3 नेगेटिव। और तीसरा मैं बात करूं लगभग 5 से 7%, 5 to 7% लिख लेते हैं। लगभग 5 से 7% मूव करती है आपकी किसकी फॉर्म में? डिसॉल्व्ड प्लाज्मा की फॉर्म में, डिसॉल्व इन ट्रांसपोर्ट जब हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट हुआ आरबीसी की फॉर्म में या फिर प्लाज्मा की फॉर्म में। अब ये होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने बात करी आपकी किसकी? आपके जो ट्रांसपोर्टेशन करवा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में या फिर कार्बमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आप देख रहे हैं ज्यादा क्वांटिटी में मूव होता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है 70%, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आगे अभी टॉपिक को दोबारा से प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जा रही है तो आप देखेंगे यहां पर 3 चीजें हैं। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड थर्ड इज योर O2। ये मैंने एक काइंड ऑफ रेशो बना दिया है, ठीक है। ये देखें किस तरीके से ये होता है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूं आपके ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का बाइंडिंग होना किसके साथ? आपके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ। मैं क्या बोल रही हूँ फिर से समझेंगे। जब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है, भाई आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि जितनी भी मूवमेंट आपकी बॉडी में करवाए जा रहे हैं, जितना भी ट्रांसपोर्ट आपकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये आरबीसी की फॉर्म में होता है। मतलब आरबीसी इज बेसिकली मतलब आरबीसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए आरबीसी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो लगभग 97% आरबीसी क्या कर रही है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आपके ब्लड को, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करती है। अब यहाँ पे आपने, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि भाई 40, 45 और ये 40 और 45 जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इतना छोटा मार्जिन होने के बावजूद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा सेट नहीं हुआ, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों आगे बढ़ती है? तो वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ द आरबीसी में कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बनाने पे। तो ये जो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन बना, ये कार्बमिनो हीमोग्लोबिन किस तरीके से बना? वो इस तरीके से बना। टेंडेंसी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला हमारे हर गैसेस मॉलिक्यूल की टेंडेंसी होती है क्या करने की? हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड करने की। और ये जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, यही बाइंडिंग आपकी कुछ सैचुरेशन बनाता है। मतलब ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तीनों का जरूरी नहीं है कि जो परसेंटेज सैचुरेशन होगा, मतलब कितनी क्वांटिटी में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है, वो बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो या फिर सिमिलर हो। मतलब मैं बोलूं कि भाई सेम रहेगा कि कितनी
जिस एफिशिएंसी से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है, क्या उसी एफिशिएंसी से कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है? तो इसका जवाब है ना, मतलब नहीं। हमेशा अगर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक है हमारे पास मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, तो उस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन समझिएगा। मैं यहां पर एक सेपरेशन और बना रही हूं, कार्बन डाइऑक्साइड इज टू O2। ये जो बनता है आपका, ये बनता है 20 मॉलिक्यूल हैं आपके किसके, O2 के, और एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी सेम चीज यही होने वाली थी, और एक मॉलिक्यूल है आपका किसका, एक मॉलिक्यूल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हो तो इसके अंदर इतनी पावर है कि ये 20 मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके और खुद उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कर जाएगा। मतलब मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो क्या करता है, सिंपल ऑक्सीजन को तो उस हीमोग्लोबिन की प्लेस से हटाता है और खुद वहां पे जाके बाइंड कर जाता है। मतलब जैसे मैंने बोला यहाँ पे जो चेंज है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसके प्रेशर को मुझे बहुत ज्यादा देना पड़ रहा है एज कंपेयर टू द O2। O2 सिर्फ 40 है, तभी यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कौन कंबाइन कर पा रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर पा रहा है। और दूसरा अगर मैं बात करूं आपका किसका, दूसरा मैं बात करूं सेम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होनी पड़ेगी। सेम अगर मैं बात करती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टू O2, तो 200 मॉलिक्यूल O2 के और सिर्फ एक मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड जिस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना रहा है, ऐसी CO बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनी, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की टेंडेंसी कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज्यादा है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा है कि 200 मॉलिक्यूल हो हमारे पास ऑक्सीजन के और सिर्फ एक मॉलिक्यूल हो कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो 200 मॉलिक्यूल को पीछे छोड़कर और उस एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ वो एक कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पार्टिकल है वो क्या कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा। तो अगर मुझे ऑक्सीजन को कंबाइन करवाना है तो मुझे इसके सैचुरेशन को क्या करना पड़ेगा, या फिर मैं सिंपल क्या बोलूं कि इसके नंबर को, क्वांटिटी को बहुत ज्यादा तेज बढ़ाना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये नंबर बढ़ेगा तब आपकी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या करेगी, कंबाइन करेगी। तो ये टेंडेंसी है किसकी, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की किसके साथ कंबाइन करने की, आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की। अब मैंने बोला कि जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन करवाना है उतना ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई करना पड़ेगा। अब ये फिनोमेना में यही हुआ, यहां पर था O2 की क्वांटिटी ज्यादा, यहां पे थी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम, तो हमने क्या करवा दिया, O2 का एसोसिएशन करवाया हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ मैंने ऑक्सीजन को जोड़ दिया और हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो अब आपका जो हीमोग्लोबिन से कार्बन ऑक्सीजन है वो तो अंदर आ जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चला जाएगा। सिंपल। फिर हम आगे बढ़ने पर मैंने क्या देखा, आगे बढ़ने पे ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही मैं टिश्यू के अंदर आई तो टिश्यू के अंदर चल रही है ये रिएक्शन, जो कि पुराने ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है। जब टिश्यू में मैंने एंटर किया तो ऑब्वियसली टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन है ज्यादा, और जब टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन हुई ज्यादा तो अब मुझे ऑक्सीजन को ना चाहते हुए भी हीमोग्लोबिन से ब्रेक करवाना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन से ब्रेक करवाया और O2 को बाहर निकाल के क्या कर दिया, O2 मतलब जो आपका टिश्यू है, इस टिश्यू में मुझे हीमोग्लोबिन के साथ नहीं चाहिए ऑक्सीजन। मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी तो कार्बन डाइऑक्साइड ने अपना एक जो मेजर पार्ट है वो शो किया, और शो करने पे उस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से, मतलब जो मेरे पास ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है HbO2 के साथ, O2 एंड O2, तो ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है O2 के साथ बाइंड हुआ हुआ, ये जब टिश्यू के अंदर आएगा तो यहां पर प्रेजेंट है बहुत सारा CO2। जैसे ये CO2 इसके कांटेक्ट में आया, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करवा देगा, और जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करवा दिया तो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाने पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना रहते हुए क्या बन चुका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बन चुका। अब ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना, यहाँ पर O2 को रिलीज करवाना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि हमें सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैंने क्या बोला, मैं बोल रही हूं आपको कि मुझे यहाँ पे
आपके ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करवाना। अच्छा हुआ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से CO2 को रिमूव करवा दिया और O2 को ऐड करवा दिया। तो उस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, उस कंडीशन में आपने O2 को रिमूव करवाया एंड इट वाज अ नेसेसरी स्टेप। व्हाई इट वाज अ नेसेसरी, मतलब ये नेसेसरी स्टेप क्यों था, क्योंकि इसका रीजन है एक, इसका रीजन ये है कि जब O2 हीमोग्लोबिन से फ्री होगी उसी कंडीशन में तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके और CO2 बनाएगी। हमने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करवाई थी सिर्फ क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। हम फिर से समझेंगे मैंने क्या बोला, हमने हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड करवाई थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनवाया था, सिर्फ किस रीजन को दिमाग में रखते हुए, सिर्फ इस रीजन को ध्यान में रखते हुए कि हमें आगे चल के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन रिलीज करवानी है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी ऑक्सीजन को लूज करने की, हीमोग्लोबिन से तोड़ने की, हीमोग्लोबिन से अलग करने की, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने की। अगर यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करती तो वो आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि 97% जो ट्रांसपोर्टेशन करवाया जा रहा है वो किसके थ्रू करवाया जा रहा है, आरबीसी के थ्रू ही करवाया जा रहा है। यहां पे आके तोड़ना जरूरी था, क्योंकि अगर टूटता नहीं तो जो कार्बन ऑक्सीजन मैंने यहां पर ग्लूकोज से कंबाइन करवाने के लिए भेजी है वो कंबाइन नहीं होती। तो वो जब कंबाइन नहीं होती तो ये आगे बढ़ा और इस टिश्यू के साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब क्या कर दिया जा चुका है, बाहर निकाल दिया जा चुका है। किसकी हेल्प से, एक तो आरबीसीज की हेल्प से और दूसरा आपका बाइकार्बोनेट्स की हेल्प से। जब ये बाइकार्बोनेट्स आगे बढ़ते जाते हैं तो बाइकार्बोनेट्स के आगे बढ़ने पे आपका जो एल्विलाई है उस एल्विलाई में सेम फिनोमेना जो है वो क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं आपके ट्रांसपोर्ट की, तो ये जो ट्रांसपोर्ट पूरा परफॉर्म करवाया वो ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से परफॉर्म करवाया, यही आपके मॉलिक्यूल्स की हेल्प से, जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बनते हैं, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड का पावर बहुत ज्यादा होता है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने का, इस वजह से आपने कई सारे केसेस सुने होंगे जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो आपके रात में या फिर रूम को बंद करके हमने कोई अंगीठी या फिर कोई भी आग जलाई, कोयला या फिर कोल्स को हम बर्न करते हैं, तो उसको बर्न करने पे हमारे रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। और अगर जो वेंटिलेशन है वो प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन में उस रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो उस कंडीशन में आपका जो CO है वो ईजिली कंबाइन कर जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन के साथ, और जो ऑक्सीजन है उसका डिसोसिएशन हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने की वजह से आपका जो बॉडी है वो डिप्राइव कर जाएगी ऑक्सीजन की, और ग्लूकोज के साथ सडन एनर्जी का फॉर्मेशन जो है वो बंद हो जाएगा। यही रीजन की वजह से जब भी हम कहीं कोल्स को बर्न करते हैं या फिर कोई आग जल रही है किसी जगह पे तो उस एरिया को प्रॉपरली वेंटिलेटेड रखते हैं। क्लियर? तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से जो कंटिन्यू हमें आगे करना है, ये पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ। पहली पार्ट मैंने आपको बताया प्रेशर के अकॉर्डिंग कैसे मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह। ये वाला जो लेफ्ट पार्ट है ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से केमिकली या फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के ये इस जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों, लेफ्ट पार्ट प्रेशर के अकॉर्डिंग है और राइट पार्ट आपका प्रेशर है, और लेफ्ट पार्ट जो है आपका वो पूरी तरीके से क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आपका केमिकली किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। अब इसी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हमारे पास होता है बेसिकली सिग्मोइड कर्व, मतलब किस तरीके से मूवमेंट गैसेस का एक जगह से दूसरी जगह पर हो रहा है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बेटा एक ग्राफ है जिसमें हम शो करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और यहाँ परसेंटेज सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन। ये एक तरीके का सिग्मॉइड कर्व है। सिग्मॉइड कर्व कैसा होता है भाई? ये कहलाता है सिग्मॉइड कर्व। एस शेप कर्व या फिर सिग्मॉइड कर्व, बेसिकली इसको हम कह देते हैं। समझिए होता क्या है। मतलब अगर मैं यहां पे 3 कंडीशंस ले रही हूं, या फिर सिंपल आप देखें, सिग्मॉइड कर्व या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका क्या कहता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक जब हम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं, तो ऑक्सीजन को बाइंड करने पे यहाँ के जो वॉल्यूम्स हैं, जो पार्ट है एक्स एक्सिस का, वो मैं चेंज करती जाऊंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको बताती जाऊंगी। लेकिन यहाँ जो वाई एक्सिस पे मैंने परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन बताया है, ये क्या है कि किस परसेंटेज के साथ जो हीमोग्लोबिन है वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ आपका कंबाइन करने का काम कर रही है। क्लियर? तो देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बनाया, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताया कि किस तरीके से जब हम एक पर्टिकुलर टाइम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। ये मैं क्या कर रही हूं, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लगातार इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस पॉइंट पे जब आप एक सिंपल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी को देखते हैं, आपकी किसकी, ऑक्सीजन की। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ आपका कौन बाइंड करे, O2 बाइंड करे और क्या बना दे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दे। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शो करता है एक सिग्मॉइड कर्व। मतलब पार्शियल प्रेशर लगातार बढ़ता जाए, पार्शियल प्रेशर इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, और पार्शियल प्रेशर के लगातार बढ़ने की वजह से परसेंटेज जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की ऑक्सीजन की, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो बढ़ती है। देखिए जरा, लगातार क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम के आने के बाद वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कि अब आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए, लेकिन जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो बढ़ेगा नहीं। अब इसको एक चीज से समझेंगे। ऑक्सीजन की बात हम करते हैं कैसे, अब हम यहाँ पे 3 चीजें देख रहे हैं कि जो आपका जो ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व आपकी 2 मूवमेंट्स को शो करता है। एक तो राइट हैंड मूवमेंट और दूसरा है आपका लेफ्ट हैंड मूवमेंट। मतलब अगर कर्व लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, अगर कर्व, ये तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ये बीच का कर्व आपको दिख रहा है, जो कि PO2 बनाता है, जो कि क्या बनाता है आपका, PO2 बनाता है। ये PO2 क्या करेगा, ये PO2 आपका कंबाइन कर जाएगा किसके साथ,
हीमोग्लोबिन के साथ, और सैचुरेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं PO2 ना लेते हुए मान लीजिए PCO2 लेती हूँ, तो PCO2 लेने पर क्या होगा कि अगर आपका जो ये सिग्मोइड कर्व है अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, अगर PO2 CO2 लेने पे आपका सिग्मोइड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जो सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन, वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है या फिर कम होगा। तो PCO2 की जब मैं बात करूं तो PCO2 मतलब ऑक्सीजन को हटा के मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड देती हूं और परसेंटेज सैचुरेशन देती हूं हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो हीमोग्लोबिन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन आपका क्या बनाएगा, लाइक शिफ्ट हुआ अगर लेफ्ट की तरफ, तो इसी पॉइंट पे देखें प्रेशर जो है वो लगातार क्या है, सेम। यहां भी, यहां भी, यहां भी, तीनों जगह मैंने प्रेशर क्या रखा, सेम। लेकिन वो जो तीनों जगह प्रेशर सेम रखा है वो कंटिन्यूअस आपके परसेंटेज सैचुरेशन को इफेक्ट कर रहा है। अगर राइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसी पॉइंट पर देखें आपका सैचुरेशन कम है, और यही अगर लेफ्ट राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो सैचुरेशन देखें कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया। ये इंक्रीमेंट दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बता रही हूं कि जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करते हैं या फिर ऑक्सीजन, ये तो हम पढ़ चुके कि O2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो सिग्मोइड कर्व दिखाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक सैचुरेशन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, और एक टाइम आने के बाद आपका आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाइए लेकिन परसेंटेज सैचुरेशन अब नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो गया। अब यहां पे हम दूसरे कंडीशंस ले रहे हैं कि मैं बात कर रही हूं कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी केस यही है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज कर रही है तो आपका जो सिग्मोइड कर्व है वो राइट की तरफ जाएगा या फिर लेफ्ट की टुवर्ड्स जाएगा। ये तीनों अलग चीज नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। मतलब ये यहां जाएगा या ये आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो उस चीज को समझेंगे। ये क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ परसेंटेज सैचुरेशन कितनी है। अब अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही हूं, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रही हूं तो उस कंडीशन में परसेंटेज सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो कम होगा मतलब कार्बन पार्शियल प्रेशर बढ़ाने पे आपका जो सिग्मोइड कर्व है वो कहां की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कहां की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट पे उसी पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर पे आपका जो कौन है, परसेंटेज सैचुरेशन है वो बहुत कम हो गया। मतलब मैं जितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती जाऊंगी उतना परसेंटेज सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन जो है वो क्या हो जाएगा, कम। मतलब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की जो पावर है, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम। तो सबसे पहले हमने बात करी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, सबसे पहले O2 की बात करी थी। जितना O2 बढ़ाते जाओगे उतना कर्व राइट की टुवर्ड शिफ्ट होता जाएगा, जितनी ऑक्सीजन बढ़ी उतनी परसेंटेज सैचुरेशन बढ़ी। उसी पर्टिकुलर प्रेशर पे आपका जो कौन है, परसेंटेज सैचुरेशन है वो हो गई ज्यादा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो भाई इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, ठीक है। फिर हमने बात करी O2 की। O2 CO2 की क्वांटिटी बढ़ाने पे परसेंटेज सैचुरेशन जो है वो कम हो जाता है। मतलब क्या है इसका, जो सिग्मोइड कर्व है वो कहां की तरफ शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। फिर अगर मैं बात करूं पीएच की, पीएच अब कहां से आती है, इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले एक टॉपिक आपको कंप्लीट करवाती हूं। मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये मैंने बीच में छोड़ा पीएच को समझाने के लिए, अब ये समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी अभी आपको बोला था कि किस तरीके से आप कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करवा रहे हो, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो। 70% किस फॉर्म में, याद कीजिए 20 से 25% था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और 70% था आपका बाइकार्बोनेट्स। किसकी फॉर्म में था, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में था। तो जब आपने बाइकार्बोनेट्स पढ़े तो बाइकार्बोनेट्स पढ़ने से पहले अब एक चीज समझेंगे, कैसे बनते हैं बाइकार्बोनेट्स। हमारे आरबीसी के अंदर जब मैंने बात करी आपके किसकी, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करने की, अब जब मूवमेंट करवाना है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट डायरेक्टली आप किसके थ्रू करवाते हो, बाइकार्बोनेट्स के थ्रू करवाते हो 70%, सिर्फ 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब होती कैसे है समझेंगे। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कंबाइन करवा देती हूं H2O के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ कंबाइन करवाया, H2O के साथ कंबाइन करवाया और क्या बना दिया, H2CO
CO3। ये प्रोसेस एक हम क्या बोले, एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। जैसे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर जो आपका क्या प्रेजेंट है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जिसकी वजह से हमें बबल्स दिखते हैं, और उसमें भाई सॉफ्ट ड्रिंक है तो पानी तो होगा ही होगा। तो जो पानी है वो कभी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन नहीं करता, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन जो है वो बहुत 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 स्लो प्रोसेस है। वो स्लो प्रोसेस फिर हमारी बॉडी में कैसे परफॉर्म होता है भाई, 70% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है। तो मतलब आपको जो ट्रांसपोर्ट करवाना है वो बहुत ही ज्यादा कैसा होना चाहिए, तेज होना चाहिए, स्पीड अप होना चाहिए। तो वो जो तेज पार्ट आप परफॉर्म करवा रहे हो वो यहां पर एक एंजाइम के थ्रू करवाते हो जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपकी रिएक्शन को जहां पर 2 घंटे में एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो पा रहा था, अब 1 सेकंड में 2 लाख मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज H2CO3। और ये हम फाइनली एक H आयन रिलीज करवा के क्या बना देते हैं, HCO3 नेगेटिव फॉर्म करवा देते हैं। यहां पर भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही ये काम कर रहा है। तो ये रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए, यही H आयन बनाता है pH। यही H आयन क्या बनाता है आपका, pH बनाता है। और जब इस H आयन के pH की आप बात कर रहे हैं, when you are talking about the pH of pH because of this H आयन, अब जब pH बढ़ेगी मतलब when you are going towards the acidity, तो acidity के towards जाने पे आपका जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा या फिर राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये लॉजिकल सी चीज है, आपके पूरे के पूरे एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जब H आयन बढ़ते हैं तो आपका ऑक्सीजन का डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि H आयन के बढ़ने का मतलब है वो किसकी कंसंट्रेशन को ज्यादा दिखा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, H आयन का बढ़ना डिसोसिएशन को बढ़ा देता है। किसके डिसोसिएशन को बढ़ा देता है, ऑक्सीजन के डिसोसिएशन को बढ़ा देता है। किसके साथ, आपका H आयन के हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ। तो जब आपने बात करी पीएच की, तो पीएच जब बढ़ेगी मतलब एसिडिटी के टुवर्ड्स जाएगी तो आपका जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और जब बेसिसिटी के टुवर्ड्स जाते हो तो जो कर्व है वो राइट की टुवर्ड्स शिफ्ट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, जिसमें हम आपका क्या कर रहे हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वो किसकी फॉर्म में करवा रहे हैं, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं। और यही जो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में आपका H आयंस ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के आयंस मूव करते हैं, वो लगातार चेंज होता रहता है। और ये HCO3 आयन आपके सोडियम के साथ भी कंबाइन करके सोडियम के कार्बोनेट्स भी बना देते हैं एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे ब्रेन के अंदर अगर पीएच बढ़ रही है ब्लड की, तो वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है, वेंटिलेशन को बढ़ा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है तो भी वो वेंटिलेशन को बढ़ा देगा। तो बेसिकली आप जब भी बात कर रहे हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिफरेंट गैसेस के मूवमेंट की, तो ये अलग अलग ग्रेडियंट को सेट करके ही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाता है। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे जो हम कंप्लीट पढ़ चुके, रेस्पिरेटरी पाथवे के बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ी, वो पूरी कंप्लीट हमने कर ली। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज पढ़ी, वो भी कंप्लीट हो गया। और अब जो 2 टॉपिक्स हमने पढ़े वो था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और दूसरा हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिसोसिएशन कर्व, ये पूरा का पूरा पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है। और इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन में प्रेजेंट पॉन्स का रीजन और मेडुला ऑब्लोंगेटा का रीजन। अगर मैं बात करूं हिंड ब्रेन में 2 रीजन के प्रेजेंस की, एक तो मेडुला ऑब्लोंगेटा है और एक आपका पॉन्स है। ये दोनों इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करने के का काम करते हैं। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, केमिकल ऑप्ट करके, मतलब केमिकली, लाइक मैंने क्या बोला, H आयन की प्रेजेंस में कीमोसेंसिटिव एरिया जो H आयन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करके हमारे किसको स्टिमुलेट कर देता है, वेंटिलेशन को या फिर ब्रीदिंग को स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है वो ज्यादा हो जाए। सेम चीज जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाने पे जो कंटिन्यूस हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो ब्रीदिंग रेट क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। क्यों इंक्रीज कर जाती है, हम
ब्रेथलेस क्यों होना शुरू हो जाते हैं, सांस नहीं आती, तो बिकॉज ऑफ द लेस प्रेशर फाउंड इन द हायर ऑल्टीट्यूड। हायर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होने की वजह से हमारा जो सांस लेने का प्रोसेस है वो क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और जब सांस लेना हमारा तेज होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को एकोमोडेट अपनी बॉडी में करने की कोशिश करते हैं। सेम चीज कभी इन दूसरी सिचुएशन में, मतलब इसी सिचुएशन के अंदर एक दूसरा काम जो परफॉर्म करवाया जाता है वो है आपका हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज की क्वांटिटी को बढ़ा देना, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन एक बार में अगर आ रही है तो वो वापस से आपकी बॉडी से बाहर ना निकले। और इसी से कनेक्टेड होते हैं हमारे कुछ डिसऑर्डर्स में क्या है भाई, लंग्स के थ्रू, जैसे मैंने बात करी कि जब आप एल्विलाई की बात कर रहे हो तो एल्विलाई में म्यूकस का डिपोजिशन हो जाना जो कि आपका कोल्ड एंड कफ देता है। हमारे नेजल ट्रैक के अंदर आपका म्यूकस बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, कोल्ड एंड कफ बना देता है। या फिर हम बात करें किसी भी पार्टिकल का नेजल ट्रैक में एंट्री कर जाना, अस्थमा, एम्फाइसीमा, स्मोकिंग करने की वजह से लंग्स के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, जो कि अलग अलग पार्ट बनाएगा। आप बात कर रहे हो लंग्स के इन्फ्लेमेशन की, एम्फाइसीमा की, अस्थमा की, ठीक है, या फिर आप सिंपल कोल्ड एंड कफ की बात कर रहे हो, निमोनिया की बात कर रहे हैं, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सो दिस इज ऑल योर रेस्पिरेशन। थैंक यू सो मच।